my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this video we are about to start a very important topic from chapter 7 of class 11th mathematics NCERT, and the name of the topic is permutations. Now permutations क्या होती हैं? Permutations का meaning होता है arrangements. तो अगर आपको कभी भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो वो कितनी वे में अरेंज हो सकते हैं, ये परम्यूटेशन से हमें पता लगता है. ठीक है, तो परम्यूटेशन बेसिकली मींस अरेंजमेंट्स, एंड परम्यूटेशन के अंदर हमें जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव 4 डिजिट्स अवेलेबल बट वी वांट टू मेक all the possible 3 digit numbers using these 4 digits. ठीक है, तो हमारे पास 4 डिजिट है बट हमें 3 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, तो कितने नंबर बन पाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू सेलेक्ट एनी 3 नंबर्स जिनसे हम यहाँ पे 3 डिजिट वाले नंबर बनाने वाले हैं. लेट अस सपोज हमने 1 2 एंड 3 को चूज कर लिया. अब 1 2 3 लेके आई कैन फॉर्म अ नंबर 123, then I can form 132, then I can form 213, then 231, then 312 and then 321. तो ये 6 नंबर्स बन गए अगर मैंने यहां से 1 2 3 को चूज किया तो. ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि 1 2 3 ही चूज करना है. अब आप 1 2 एंड 4 भी चूज कर सकते हैं, और अगर आपने 1 2 एंड 4 को चूज किया तो नंबर्स 124 142 ये बन सकता है, देन 241 214 ये बन सकता है, एंड देन 421 412 ये बन सकता है. तो एक बार आपने इसमें से 3 नंबर्स चूज किए 1 2 3, और उससे जितने भी अरेंजमेंट हो सकते थे सारे किए, 6 नंबर्स बने. इसके बाद हमने चूज किए यहां से 1 2 एंड 4, उससे अगेन 6 नंबर्स बन गए. अब मैं चूज कर लेता हूं से 1 3 4. अब 1 3 4 अगर मैं चूज करता हूं तो इससे 1 3 4 1 4 3 341 314 413 431 ये बन सकते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा और क्या चॉइस आपके पास बची है, आप 2 3 4 भी ले सकते हो. 2 3 4, अब 2 3 4 को चूज करके आप 243 भी बना सकते हैं. देन यू कैन फॉर्म 432 423, देन 324 342. दैट्स इट. तो एक बार हमने 1 2 3 इसमें से सेलेक्ट किए एंड देन उनकी अरेंजमेंट करी. ठीक है, फिर हमने एक बार 1 2 4 को यहां से सेलेक्ट किया एंड देन अरेंजमेंट करी, देन 1 3 4 को सेलेक्ट किया देन अरेंजमेंट करी, एंड देन 2 3 4 को सेलेक्ट किया एंड देन अरेंजमेंट करी. यानी अगर मुझे 4 डिजिट्स की हेल्प से कितने 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं ये पता लगाना है, तो उसके लिए मुझे पहले इनमें से 3 नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे एंड देन उनकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. यानी जब भी परम्यूटेशन का क्वेश्चन आएगा आपको सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट करनी पड़ेगी. अब अगर मैंने इस तरह से जिस तरह से करके दिखाया है, कितने नंबर्स बन चुके हैं आप देख सकते हैं, 6 6 6 एंड 6, यानी 24 नंबर्स पॉसिबल है अगर मैं 1 2 3 4 को यूज करके 3 डिजिट वाले नंबर्स बनाने की कोशिश करूं विद नो रेपिटेशन. ठीक है, अब इस तरह से ये वाला जो वे है ये तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो सकता है. अगर ये मैं नंबर ऑफ चॉइसेस बढ़ा दूं या ये भी बढ़ा दूं तो उस केस में हम इस तरह से तो नहीं कर पाएंगे. तो ऐसा इनफैक्ट कभी भी नहीं करना होता है. तो वी हैव टू हैव सम शॉर्टकट वे एंड सम वेरी सॉलिड वे जिससे हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. ठीक है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं. द फॉर्मूला इज NPR. Now this NPR means n factorial upon n minus r factorial. ये इसका फॉर्मूला है और इसका मीनिंग भी बता देता हूं. NPR means arrangement of n things taken r at a time. टेकन आर एट अ टाइम. तो ये एनपीआर का मीनिंग है, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम. इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3 4, ये डिजिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, इनसे कितनी 3 डिजिट के नंबर बन सकते हैं वो आपको बताना था. तो 3 डिजिट वाले कितने नंबर बनेंगे, उसके लिए आपको इनमें से 3 सेलेक्ट करके फिर अरेंजमेंट करनी थी ना. तो ये काम कर सकता है ये फॉर्मूला.
मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास 4 डिजिट्स अवेलेबल है, बट वी हैव टू टेक ओनली 3 एट अ टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब था n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। तो उसी तरह से यहां पे बन जाएगा अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स टेकन 3 एट अ टाइम, क्योंकि 3 डिजिट का ही हमें नंबर बनाना है। अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं क्या बनता है। इसके अकॉर्डिंग बनेगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो ऊपर सॉल्व करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 द 12, 12 2 द 24। तो 24 डिफरेंट नंबर्स पॉसिबल हैं, और वो 24 हमने अभी बना के भी देख लिए थे। सो दैट मीन्स ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। ये क्या काम करेगा वो बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। ये फॉर्मूला हमेशा आपको पहले एन में से आर थिंग्स को सेलेक्ट करके देगा और देन उनकी अरेंजमेंट भी करके देगा। तो ये एक तरह से कॉम्बो फॉर्मूला है, ये सिलेक्शन भी कर देता है एंड देन उनकी अरेंजमेंट भी कर देता है। ठीक है, चलिए अब हम एक्सरसाइज 7.3 पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। डिजिट्स रिपीट नहीं कर सकते बेटा। जो भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एनपीआर वाला, ये फॉर्मूला की लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ तभी आप यूज कर सकते हो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो आप इस फॉर्मूले का, एनपीआर वाले फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो यहां पे उन्होंने बता रखा है कि नो डिजिट इज रिपीटेड। सो दैट मीन्स आप ये वाला जो क्वेश्चन है उसे आप एनपीआर वाले फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। अगर रिपीटेड वाला ना बोला होता कि रिपीट हो सकती है तो आप एनपीआर वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, फिर आपको एफपीसी से ही करना पड़ता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपके पास 9 डिजिट्स अवेलेबल है 1 से लेकर 9 तक, बट यू ओनली नीड 3 डिजिट नंबर्स, राइट। 3 डिजिट नंबर्स बनाने कितने बन सकते हैं, तो ये सिंपल है। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 9p3। ठीक है ना, 9 आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, बट आपको सिर्फ 3 की ही अरेंजमेंट करनी है। यानी पहले 9 में से 3 सेलेक्ट करेंगे एंड देन उनकी अरेंजमेंट करेंगे। तो वो काम 9p3 फॉर्मूला हमें करके दे देगा। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सो दैट विल बी 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। अब आप जानते हैं फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करना होता है। आप ये 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, so that will become 9 into 8 into 7 into 6 factorial by 6 factorial। तो ये कट जाएगा। अब 9 8 the 72 and then into 7 करेंगे, 7 to the 14 and then ये आ गया 504। ऑलराइट, यही वाला क्वेश्चन आप एफपीसी से भी कर सकते हो, जैसे आपने एक्सरसाइज 7.1 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। उसके लिए हम क्या करते थे, हम लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 9 चॉइसेस होंगी 1 to 9, एंड देन नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग टेंस प्लेस। टेंस प्लेस के लिए एक चॉइस कम हो जाएगी क्योंकि आपने रिपीट नहीं करना है। एंड देन नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग हंड्रेड्स प्लेस। तो 100 प्लेस के लिए 7 आ जाएंगी। सो देयरफॉर बाय एफपीसी टोटल 3 डिजिट नंबर्स। अब आपको याद होगा एफपीसी में जितनी भी चॉइसेस होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 यानी कि 504 ही आ जाएगा। तो सेम आंसर आएगा। अब ये फॉर्मूला लगाने का क्या फायदा हुआ जब इससे भी आंसर आ रहा है? फायदा ये है कि इसमें आप देख सकते हो जितनी भी डिजिट्स होंगी उतनी बार आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, जबकि यहां पे तो सिर्फ एक ही लाइन में काम खत्म हो गया। तो ये जो एनपीआर का फॉर्मूला होता है ये आपका टाइम सेव करता है और कैलकुलेशंस जल्दी करके देता है, आपको ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ता। बट यस, अगर उन्होंने लिखा होता इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो आप ये वाला मेथड नहीं लगा सकते एनपीआर वाला, फिर यही मेथड से करना पड़ता। और अगर रिपीट हो सकती होती तो यूनिट प्लेस के लिए 9 चॉइसेस थी, टेंस के लिए भी 9 चॉइसेस होती क्योंकि रिपीट हो सकता है। जो डिजिट यहां पे आ गई है वो यहां पे भी आ सकती है। एंड देन इसके लिए फिर से 9, तो उसमें 9 इंटू 9 यानी कि 729 आ जाता आंसर।
ऑलराइट, तो अब मैंने आपको बता दिया है एफपीसी कब लगाना है। एफपीसी आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, बट ये जो एनपीआर का फॉर्मूला है ये सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन में आप लगा सकते हो जहां पे लिख रखा होगा कि रेपिटेशन नॉट अलाउड है। तो रेपिटेशन नॉट अलाउड अगर आपको लिख रखा है, किसी क्वेश्चन में दे रखा है, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट द लाइसेंस टू यूज दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, सो लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो रिपीट्स। तो इसका मतलब हमें 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं वो बताना है। बट इसमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चॉइसेस तो दे ही नहीं रखी कि कौन कौन सी डिजिट का यूज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इसमें किसी भी डिजिट का यूज कर सकते हैं। अब किसी भी, कितनी डिजिट्स होती है हमारे पास? वी हैव डिजिट्स लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पे वी हैव 10 डिजिट्स। तो 10 डिजिट्स हमेशा हमारे पास अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ नहीं बोल रखा कौन कौन सी यूज करनी है, तो दैट मीन्स वी हैव 10 चॉइसेस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? देखिए बेटा, अगर मुझे यहां से 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो मैं सीधा सीधा 10p4 नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज अगर मैंने 10p4 कर दिया तो 10p4 करने से इन 10 में से पहले कोई 4 डिजिट सेलेक्ट होंगी एंड देन वो चारों को इधर अरेंजमेंट भी किया जाएगा। ठीक है ना? बट प्रॉब्लम ये है कि अगर इनमें से कोई 4 डिजिट जब सेलेक्ट होंगी, उनमें से एक डिजिट अगर 0 भी सेलेक्ट हो गई, तो फिर उन 0 के साथ जब हम अरेंजमेंट करेंगे तो कभी ना कभी 0 यहां पे जरूर आ जाएगा। और जब 0 यहां पे आएगा तो क्या वो एक 4 डिजिट का नंबर होगा? नो, वो बन जाएगा 3 डिजिट का नंबर। तो अगर मैं 10p4 करके इसका आंसर निकालने की कोशिश करता हूं तो वो गलत हो जाएगा, सीधा 10p4 अगर मैंने कर दिया तो क्या करना चाहिए यहां पे? इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि ये वाली जो डिजिट है यहां पे प्रॉब्लम है ना, यहां पे 0 नहीं आना चाहिए, तो 0 के अलावा बाकी तो कुछ भी आ सकता है। तो दैट मीन्स ये वाली डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन है, तो इस डिजिट को पहले फिल कर लो, क्योंकि जिस डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन होती है उसे हमेशा पहले फिल करना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग। ये कौन सी है? ये 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस। सो 1000 प्लेस के लिए मेरे पास 9 चॉइसेस है, 0 को छोड़ के कोई भी। तो आई कैन राइट 9p1, जो कि 9 ही आता है, आप सीधा 9 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने 0 को छोड़ के बाकी की 9 चॉइसेस ले ली। ठीक है, अब नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अदर 3 प्लेसेस। अब बाकी की सारी प्लेसेस को फिल करने के लिए आप डायरेक्ट परम्यूटेशन एनपीआर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको हर डिजिट के लिए अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है नो रिपीट्स। तो दैट मीन्स आपके पास लाइसेंस है एनपीआर का फॉर्मूला यूज करने का। ठीक है, तो ये डिजिट्स को फिल करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बचेंगी? देखिए, 0 को छोड़ के 1 से लेके 9 तक कोई एक डिजिट यहां आ चुकी होगी, बट बाकी की 8 तो बचेंगी। और वो 8 और ये 0, क्योंकि 0 यहां पे तो आ ही सकता है, तो आपके पास फिर से 9 चॉइसेस अवेलेबल होंगी। यहां के लिए सिर्फ 9 चॉइसेस अवेलेबल थी, यहां भी 9 ही अवेलेबल है, बट इस बार आपने 3 डिजिट्स फिल करनी है, 9p3। ठीक है, तो इसको मैं फिल कर लूंगा 9p3 करके। सो देयरफॉर अब आपने पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं किया, क्योंकि एक डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन थी, तो लास्ट में नंबर ऑफ चॉइसेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यूजिंग एफपीसी। सो देयरफॉर टोटल 4 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू 9 इंटू 9p3। तो मैं 9p3 की वैल्यू हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी फाइंड करी थी, वो 504 आया था। सो 9 4 द 36 एंड देन 9 5 द 45। तो ये इसका आंसर आ गया 4536। अब अगर इसको मैं दूसरे तरीके से करता तो उसमें मैं डायरेक्ट 10p4 कर देता। अब 10p4 करने से क्या प्रॉब्लम थी? 10p4 में कभी ना कभी 0 जो है फर्स्ट प्लेस पे भी आ जाएगा, और वो वाले नंबर जो होंगे वो एक्चुअल में 4 डिजिट के नहीं होंगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज नंबर्स जो 0 से स्टार्ट हो रहे हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 को यहां पे फिक्स कर देंगे और आगे की चॉइसेस से रिमूव कर देंगे। 0 यहां पे फिक्स हो गया, मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने नंबर्स होंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 को फिक्स किया, बाकी आपके पास 9 चॉइसेस अवेलेबल है, 9 में से कोई भी 3 यहां पे फिल हो जाएंगी और अरेंज भी हो जाएंगी।
तो 9p3 वेज में आप पता लगा सकते हो कितने नंबर है जो 0 से स्टार्ट हुए, वो सारे नंबर इसमें से माइनस कर देंगे। तो 10p4 में से 9p3 माइनस करेंगे, इसका भी आंसर यही आएगा। आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। 1 2 3 4 6 7, तो ये 6 चॉइसेस अवेलेबल है। एंड आपसे पूछा है 3 डिजिट वाले कितने इवन नंबर बना सकते हो। यहां पे इवन नंबर बनाना है एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। सो अगर ये लिखा हुआ है नो डिजिट इज रिपीटेड, दैट मीन्स आप इसमें एनपीआर का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो कितने इवन वाले नंबर्स बनेंगे। देखिए इवन नंबर की क्या रिकॉग्निशन होती है, कहां से आप पहचानते हैं कि नंबर इवन है या नहीं। हर बार क्या 2 से डिवाइड करके देखते हैं? नो। अगर बहुत बड़ा नंबर है या जितना भी बड़ा नंबर हो, हम सिर्फ लास्ट वाली डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट की डिजिट इवन है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर इवन होगा। ऑलराइट, तो अगर मुझे इवन नंबर बनाने हैं तो उसके लिए ये लास्ट की डिजिट जो है ये इवन होनी जरूरी है, बाकी दोनों डिजिट कुछ भी हो। तो रिस्ट्रिक्शन है लास्ट की डिजिट पे। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें किसी एक या एक से ज्यादा पर्टिकुलर डिजिट्स पे रिस्ट्रिक्शन हो, तो आप पहले वो रिस्ट्रिक्शन वाली डिजिट्स को ही फिल करेंगे। उसके लिए देखेंगे कितनी चॉइसेस अवेलेबल है। तो अगर मुझे ये नंबर इवन बनाना है तो इवन नंबर के लिए या तो 2 आ सकता है यहां, या 4 या फिर 6। सो वी हैव 3 चॉइसेस अवेलेबल। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज of filling units place। so units place को fill करने के लिए I have 3 choices। तो 2 4 6 I can write 3p1 और I can just write 3, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। अब ये 3 choices क्यों है? बिकॉज 2 4 एंड 6 ये नंबर्स आप यहां पे रख सकते हो। 3 choices है। ओके, ये तो हमने फिल कर लिया। अब बाकी की 2 डिजिट्स को फिल करने के लिए कितनी चॉइसेस बचेंगी? देखिए इन टोटल देयर वर 6 चॉइसेस, जिसमें से यहां पे एक तो फिल हो जाएगा, तो 5 नंबर्स विल बी स्टिल लेफ्ट। तो उन 5 में से कोई भी 2 यहां पे फिल करने हैं, तो उसके लिए आपके पास 5p2 वेज होंगे। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अदर 2 प्लेसेस, सो दैट विल बी इक्वल टू 5p2। बिकॉज इनमें से 2 4 6 में से कोई एक यहां पे आ जाएगा, बट बाकी के तो बचे होंगे ना, पांचों के पांचों, तो इसलिए 5p2 वेज। अब यहां पे आपने पूरा क्वेश्चन जो है एक ही बार में फिल नहीं किया, 2 डिजिट्स को अलग से फिल किया, 3 को अलग से किया। उनको अलग से इसलिए किया क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है। वो बाकी डिजिट्स की जैसी नहीं थी, कुछ भी नहीं आ सकता यहां सिर्फ इवन वाली डिजिट आनी थी। अब लास्ट में इनको कंबाइन करना होगा, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस अगर एक साथ मिलानी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एफपीसी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर by FPC total 3 digit even numbers, so that will be equal to 3 choices इसकी है and 5p2 इसकी है। 3 ऐसे रहेगा 5 फैक्टोरियल by 5 minus 2 यानी 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसे ओपन करेंगे 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 4 the 20, 3 the 60, ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपसे पूछा है कि इससे इन डिजिट्स का यूज करके कितने 4 डिजिट के नंबर बन जाएंगे, एंड देन फिर आपसे पूछा उनमें से कितने इवन होंगे। तो बेटा यहां पे क्योंकि लिखा हुआ है नो डिजिट इज रिपीटेड, दैट मीन्स वी आर लाइसेंस टू यूज द फॉर्मूला एनपीआर। तो एनपीआर का फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो ये तो डायरेक्ट है। सबसे पहले अगर मुझे पता लगाना है टोटल 4 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, तो देखिए 5 चॉइसेस अवेलेबल है 1 2 3 4 5 और आपको 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो सिंपल है, आप इसमें से पहले कोई 4 सेलेक्ट करेंगे और उनकी अरेंजमेंट करेंगे। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट का काम हमें करके दे देता है एनपीआर का फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 5p4। 5 डिजिट्स अवेलेबल है, 5 नंबर्स अवेलेबल है, उससे मुझे 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर दिया, इसमें 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल बनेगा। सो दैट विल बी 5 फैक्टोरियल।
अपॉन 1 फैक्टोरियल है वो 1 ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 120, तो दैट मीन्स टोटल 120 नंबर्स बन सकते हैं, राइट। सो ये 120 नंबर्स है। अब अगर आपको पता लगाना है कितने इवन है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इवन नंबर के लिए लास्ट डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन आएगी, ठीक है। तो ये एक तरह से फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट के लिए लास्ट डिजिट पे रिस्ट्रिक्शन आएगी, क्योंकि लास्ट डिजिट का इवन होना जरूरी है। तो अब आपके पास इवन के लिए दो चॉइसेस हैं, एक 2 और एक 4। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग यूनिट्स प्लेस। तो यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास सिर्फ दो चॉइसेस है, 2p1, बिकॉज 2 और 4 आप फिल कर सकते हैं यहां पे। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग अदर 2 प्लेसेस। अब बाकी की 2 प्लेसेस पे, सॉरी अदर 3 प्लेसेस, अदर 3 प्लेसेस के लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी डिजिट फिल कर सकते हो। आप एक डिजिट यहां यूज कर चुके हो, दैट मीन्स यू आर लेफ्ट विद जस्ट 4 चॉइसेस। अब उन 4 में से कोई भी 3 यहां पे फिल कर देनी है, तो 4p3 आ जाएगा। सो देयरफॉर बाय एफपीसी टोटल इवन नंबर्स कितने बन जाएंगे 4 डिजिट के, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ चॉइसेस को, ठीक है। तो 2p1 आप सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, 4p3 आप सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, देन 24 टू द 48, ये हमारा आंसर है। तो दैट मीन्स 120 टोटल 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं इन डिजिट्स का यूज करके विद नो रिपीट्स। और उन 120 में से 48 नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें इवन नंबर बनेंगे, वो सारे 120 में से 48 जो है वो इवन नंबर्स बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, from a committee of 8 person, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position? तो ये लास्ट की लाइन तो बस यही कह रही है कि रेपुटेशन अलाउड नहीं है, जो पर्सन चेयरमैन बन गया वही वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है, ठीक है। तो रेपुटेशन अलाउड नहीं है, दैट मीन्स यू आर अलाउड टू यूज द फॉर्मूला NPR। अब यहां पे एक कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि यहां पे लिखा हुआ है इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज, यानी आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो क्या सिर्फ सिलेक्शन करके छोड़ना है या उनकी अरेंजमेंट भी जरूरी है, ये जरा हम समझेंगे। पहले आपको 2 लोग सिलेक्ट करने, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, ठीक है। मान लीजिए मैंने 2 पर्सन सेलेक्ट कर लिए हैं, एक है पर्सन X और दूसरा Y। तो अगर मैं X को चेयरमैन बना दूं और Y को वाइस चेयरमैन बना दूं, या फिर उल्टा कर दूं कि Y को चेयरमैन बना दूं और X को वाइस चेयरमैन, क्या ये दोनों एक ही बात है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। दैट मीन्स इनकी अरेंजमेंट बड़ी जरूरी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ 2 पर्सन सेलेक्ट कर लिया और आपका काम खत्म हो गया। सिर्फ सिलेक्शन करना हो तो वो होता है कॉम्बिनेशंस की हेल्प से, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बट यहां पे आपको सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट जरूरी है। सो दैट मीन्स इसमें आप सीधा सीधा निकालेंगे नंबर ऑफ वेज के लिए यू हैव 8 चॉइसेस, जबकि आपको 2 लोगों को यहां पे चूज करना था। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, जो कि हो जाएगा 56। दैट्स इट। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। हमें बस NPR का फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करना है। वी हैव n-1 P3 की रेशियो दे रखी है NP4 के साथ, एंड दैट इज इक्वल टू 1/9। हमें n फाइंड करना है जस्ट। तो मैं NPR का फॉर्मूला यूज करूंगा। वी नो दैट NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो ऊपर आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल, ऑलराइट। एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा n फैक्टोरियल एंड देन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। तो मैंने ये वाली आइडेंटिटी का यूज किया एंड देन अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा। ऊपर वी हैव n-1 फैक्टोरियल एंड इन डिनोमिनेटर ये n-1 -3 मिलके बन जाएगा n-4 फैक्टोरियल। एंड पूरे के नीचे हमारे पास है n फैक्टोरियल एंड देन डिनोमिनेटर में वी हैव n-3
4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया n-1 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। नाउ वी डू नो दैट हमेशा जब भी 2 फैक्टोरियल डिवीजन में हो तो सॉल्व करने के लिए में सॉल्व करते वक्त जो बड़े वाला टर्म होता है उसको एक्सपैंड करते हैं। अब n-1 और n में बड़ा कौन है, n बड़ा है, तो मैं n फैक्टोरियल को एक्सपैंड करूंगा, n फैक्टोरियल आएगा n एंड नेक्स्ट टर्म विल बी n-1 फैक्टोरियल। यहीं पे रुक जाएंगे बिकॉज ये न्यूमरेटर के इक्वल आ गया। अब ये सीधा कैंसिलेशन करेंगे, यहां आ गया 1/n इज इक्वल टू 1/9। दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/n का रेसिप्रोकल n हो जाएगा, 1/9 का रेसिप्रोकल 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 9 की वैल्यू फाइंड कर ली। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 पार्ट्स दे रखे हैं, सो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr-1। तो आप क्या करेंगे, p वाली जो दोनों टर्म्स है उन्हें एक ही साइड पे ले आएंगे, तो दैट विल बिकम 5pr/6pr-1 इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, 5pr यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r-1। जब आप करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, दैट विल बिकम 6 माइनस r प्लस 1, तो ये बन जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अब आप फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है तो कैसे सॉल्व करते हैं वो जानते हैं ऑलरेडी। तो चलिए इसके बाद ये क्या बन जाएगा, जब आप फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल के नीचे आएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल एंड देन ये फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, 7 माइनस r फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करना है, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल में 6 फैक्टोरियल बड़ा है तो इसको एक्सपैंड करेंगे, 7 माइनस r और 5 माइनस r में 7 माइनस r बड़ा है तो 7 माइनस r को एक्सपैंड करते हैं, तो 7 माइनस r के बाद नेक्स्ट टर्म आएगी 6 माइनस r और नेक्स्ट टर्म आएगी 5 माइनस r। बस यहीं पे रुक जाएंगे बिकॉज अब ये इससे कैंसिल हो सकता है। तो 5 माइनस r फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो ये टर्म इससे कट जाएगी, 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल से कट जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 7 6 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टू द 12। अब ये 12 को इधर ले आएंगे, ये आपके पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30। 42 में से 12 माइनस होगा तो 30 बचेगा। ऑलराइट, अब ये इक्वल टू 0 है, इसके फैक्टर बना लेंगे, फैक्टर बनाएंगे तो इसके फैक्टर आएंगे 10 और 3, r माइनस 10 और r माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से r की वैल्यू 10 आएगी, यहां से r की वैल्यू 3 आएगी। देखिए याद रखिए कभी भी r जो होता है वो n से बड़ा नहीं होता, सॉरी r जो है वो कभी भी n से बड़ा नहीं होता है। यहां पे n जो है 5 है तो 5 से बड़ा तो ये हो नहीं सकता, तो ये वाला जो केस है ये नॉट पॉसिबल वाला है, तो इसका मतलब यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेकंड पार्ट में बस यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो अगर यहां से मैं 2 को हटा देता हूं तो यहां दैट मीन्स यहाँ 1 बचेगा, यहां पे भी 1 बचेगा, यहां पे भी 1 होगा, यहां पे भी 1 होगा। अब जब यहाँ पे 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 नहीं आएगा, ये 6 आएगा। अब 6 जब आगे 42 में से माइनस होगा तो यहाँ पे 36 बचेगा। अब क्या हम फैक्टर बना सकते हैं इसके? यस, स्टिल फैक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड। 9 एंड 4 इसके फैक्टर बन जाएंगे, r माइनस 9 r माइनस 4, तो यहां से r की वैल्यू 9 आएगी जबकि यहां से r की वैल्यू 4 आएगी। अगेन जो r है वो कभी n से बड़ा नहीं होता है, तो ये 9 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद हम वर्ड पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हमें स्पेलिंग्स को, जो लेटर्स होते हैं किसी भी वर्ड में, उसमें क्या क्या अरेंजमेंट किस तरह से करनी है वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। तो यहां पे आप देख सकते हो इक्वेशन एक वर्ड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स आर अवेलेबल, यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। तो यहाँ पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है और आपने जितने भी वर्ड बनाने हैं उसमें भी कोई लेटर रिपीट नहीं करना है।
सो दैट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड है, यानी कि आपके पास लाइसेंस है कि आप एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो हाउ मेनी डिजिट्स या हाउ मेनी लेटर्स आर अवेलेबल? 8 लेटर्स आर अवेलेबल। और आपको कितने लेटर के वर्ड बनाने हैं? उन्होंने बोला है यूजिंग ऑल द लेटर्स, यानी 8 के 8 लेटर्स का यूज करना है। तो सिंपल है ये क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ये आ जाएगा 8p8। अब 8p8 आप सीधा शॉर्ट में याद भी रख सकते हो कि npn जो है वो n फैक्टोरियल होता है। कैसे बना है वो बता देता हूं। 8p8 का मतलब होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 0 फैक्टोरियल बनेगा, और आपको जब फैक्टोरियल समझाया था उस टाइम बता दिया था 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो 8 फैक्टोरियल को आप फिर आगे सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। तो कैलकुलेशन पार्ट आप खुद कर लो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे? तो लास्ट क्वेश्चन में वर्ड जो था वो इक्वेशन था, यहाँ पे जो वर्ड है वो है मंडे। एज्यूमिंग नो लेटर इज रिपीटेड, ये लिखा हुआ है नो लेटर इज रिपीटेड, दैट मीन्स हम एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इफ 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, सेकेंड पार्ट में बोला ऑल लेटर्स आर यूज्ड, थर्ड पार्ट में बोला ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल। अब ये किस तरह से करेंगे, चलिए। पहले केस में टोटल वर्ड्स कितने बन पाएंगे? देखिए आपके पास मंडे में 6 लेटर्स अवेलेबल है, जबकि आपको सिर्फ 4 लेटर्स का यूज करना है। तो आपको 6 में से कोई 4 पहले सेलेक्ट करने हैं, देन उनकी अरेंजमेंट करनी है। तो सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट ये आपको एनपीआर फॉर्मूला करके देगा। तो आप करेंगे 6p4, सॉल्व करेंगे 6p4 को, 6p4 के लिए ये बन जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसे आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो कि ये कट जाएगा। फिर अगर आप आगे इसको सॉल्व करते हैं 6 5 30 होते हैं, देन 30 इंटू 12 360। तो 360 फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट में बोला है टोटल वर्ड्स बताइए, ऑल लेटर्स आर यूज, यानी 6 लेटर्स अवेलेबल है और 6 के 6 आपने यूज करने। तो वो 6p6 जो कि 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 720। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट में आपसे पूछा टोटल वर्ड्स बताइए कितने बनेंगे, सारे लेटर्स का यूज करना है। देखिए बेटा 6 के 6 लेटर्स का यूज करना है, पहला लेटर वॉवल होना चाहिए, इसलिए उसको आप अलग से फिल करेंगे क्योंकि यहां पे रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। पहले लेटर के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है, या तो आप ओ फिल कर सकते हैं या ए, यही दोनों वॉवल है। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, मतलब 2 चॉइसेस हैं फर्स्ट लेटर के लिए, और बाकी के 5 लेटर के लिए कितनी चॉइसेस अवेलेबल है? देखिए ओ या ए में से एक लेटर यहां पे आएगा, बट बाकी के 5 आपके पास अवेलेबल होंगे। तो 5p5 वेज में आप बाकी के फिल कर सकते हो। तो 2 इंटू 5p5, 5p5 की वैल्यू 5 फैक्टोरियल होती है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 240। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 10. This is one of the most important questions of this exercise. In how many words of the distinct permutations of the letters in the word Mississippi do the 4 I's not come together? तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अगर हम मिसिसिपी की जितनी भी परम्यूटेशंस यानी कि जितनी भी अरेंजमेंट कर सकते हैं इनके लेटर्स की, यानी कि जितने भी वर्ड बना सकते हैं, वो सारे वर्ड अगर बना लें तो उनमें से कितने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें चारों के चारों आई, आप देख सकते हैं देयर आर 4 आईज इन दिस वर्ड। आपसे पूछे कितने वर्ड ऐसे बनेंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आएंगे। देखिए देयर इज नो डायरेक्ट वे टू फाइंड दैट। आप कभी भी ये नहीं फाइंड कर सकते डायरेक्टली कि कितने वर्ड ऐसे होंगे जिसमें ये ग्रुप ऑफ लेटर एक साथ नहीं आएंगे। हमेशा आपके पास वे जो है वो इस चीज का कि आप कितने वर्ड बन सकते हैं जिसमें ये ग्रुप ऑफ लेटर्स एक साथ आएंगे, ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ये नहीं फाइंड कर पाएंगे कि कितने लेटर में चारों आई एक साथ नहीं आएंगे, वेयर एज हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स में चारों आई एक साथ आएंगे। तो हम वही फाइंड करेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से माइनस कर देंगे। अब वो कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालना पड़ेगा।
देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो, ये जो वर्ड है नॉर्मल अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? कभी भी अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया था जिसमें डिजिट्स एक जैसी बार बार आई हो, या कोई ऐसा वर्ड जिसमें एक लेटर रिपीट हो रहा हो। यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे लेटर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो वैसे इसमें लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो इसका 11p11 करके पता चल जाना था कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे। बट डेफिनेटली यहाँ पे कई रिपीटेशन हो रही है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड इतने तो नहीं बनेंगे जितने दिख रहे हैं 11p11, कुछ कम बनेंगे। और वो कितने बनेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे उतने फैक्टोरियल से जितने फैक्टोरियल टाइम्स कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे एम रिपीट नहीं हो रहा, आई रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, तो आप एक 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एंड देन एस रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, एक और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, एंड देन वी हैव पी जो है 2 टाइम्स है, तो एक 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 11p11 की वैल्यू 11 फैक्टोरियल है अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करके ये पता चल जाएगा कि कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद मैं वो वर्ड्स फाइंड करूंगा जिसमें चारों के चारों आई एक साथ आएंगे। वो कैसे आएगा? नंबर ऑफ वर्ड्स in which all eyes are together। एक साथ कितने में आते हैं बेटा? इसके लिए हम क्या करेंगे, चारों जो आई है इनको एक ग्रुप बना लेंगे, इनको एक ग्रुप बना के एक लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। हम मानेंगे कि ये एक ही लेटर है, एक से ज्यादा नहीं है, 4 लेटर नहीं है, एक ही लेटर है। ठीक है, और इसके अलावा वी कैन सी एम, then we can see there are 4 S's and then we have 2 P's। तो अब ये कितने लेटर का वर्ड हो गया? अगर मैं इसे सिंगल लेटर मानता हूं, एक लेटर, 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर, इट इज एन 8 लेटर वर्ड। अब 8 लेटर वर्ड में कितनी अरेंजमेंट होंगी? 8 फैक्टोरियल यानी 8p8। बट इसमें भी रिपीटेशन है। किसकी रिपीटेशन है? आई की रिपीटेशन नहीं काउंट होगी, क्योंकि आई को तो हमने एक ही लेटर माना हुआ है। तो इसे डिवाइड करेंगे, एस की रिपीटेशन से एस जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, देन पी की रिपीटेशन पी 2 टाइम्स आ रहा है। तो इतने वर्ड बनेंगे जिसमें चारों के चारों आई एक साथ आएंगे। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है? हमारे से पूछा है नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑल आईज आर नॉट टुगेदर। कितने वर्ड है जिनमें एक साथ नहीं आएंगे? तो ये है बेटा टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें से माइनस कर देंगे वो वर्ड जिनमें चारों आई एक साथ आए हैं। तो ये जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसे आप कैलकुलेट अपने आप करेंगे, उससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी वो वर्ड्स निकल आएंगे जिनमें चारों आई एक साथ नहीं आए होंगे। ऑलराइट, आई होप ये समझ आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में ये बोला होता है कितने वर्ड ऐसे हैं जिनमें चारों आई एक साथ आएंगे, तो उसके लिए आपको ये टोटल नंबर ऑफ वर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। फिर तो यही सॉल्व करेंगे एंड यही आंसर होगा उसका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now this one is the most important question of this exercise. In how many ways can the letters of the word permutations, इस बार word जो है वो permutations ही है खुद, be arranged if, first part में बोला है word starts with P and ends with S। ठीक है, तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट ही हम कर लेते हैं। कंडीशन क्या है? वर्ड में, पहले मैं स्पेलिंग लिख लेता हूं। वर्ड की स्टार्टिंग में पी आना चाहिए और एंडिंग में एस आना चाहिए हमेशा। देखिए अभी फिलहाल देखने में भी स्टार्टिंग में पी है और एंडिंग में एस ही है, बट अगर मैं इसकी अरेंजमेंट करनी स्टार्ट करूंगा सभी लेटर्स की, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स आर देयर। अगर मैं इसमें 12p12 करके अरेंजमेंट करूंगा तो उसमें पी और एस जो है ये एंड्स पे नहीं रहेंगे, ये भी बीच में कहीं ना कहीं आने लग जाएंगे। बट हमारे पास कंडीशन ये है कि पी हमेशा स्टार्टिंग में रहना चाहिए एंड एस हमेशा एंडिंग में रहना चाहिए। तो बेटा ऐसा हम किस तरह से करेंगे? कभी भी बोला जाए कि स्टार्टिंग में ये होना चाहिए, एंडिंग में ये होना चाहिए, या फिर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एक पर्टिकुलर लेटर का होना अगर जरूरी हो, तो आप उसे उसी पोजीशन पे फिक्स कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे? पी को
स्टार्टिंग पोजीशन पे फिक्स कर लो, यानी यहां पे कोई नहीं आ सकता, और एस को लास्ट में फिक्स कर लो। जिनको आप फिक्स कर लोगे उनको आप अरेंजमेंट का पार्ट नहीं बनाएंगे, आप अरेंजमेंट करते वक्त उन्हें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फिक्सिंग पी एट फर्स्ट एंड एस एट लास्ट। टोटल अरेंजमेंट या फिर कह लो टोटल वर्ड्स कितने बन जाएंगे? देखिए पी और एस को अगर आप काउंट ना करें तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, बाकी के 10 लेटर्स बचेंगे। तो 10 लेटर्स का मतलब है 10p10। बट वेट, अब आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई वर्ड दिया हो तो यू हैव टू कीप एन आई कि कोई ऐसा लेटर तो नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था मिसिसिपी वाले में कई लेटर रिपीट हो रहे थे। ऐसा किसी भी क्वेश्चन में हो सकता है रिपीटेशन। अब जैसे यहां पे देखें तो ध्यान से पता लग रहा है कि टी जो है वो 2 बार आ रहा है, उसके अलावा और कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है, सिर्फ टी जो है वो 2 बार आ रहा है। तो इसको आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ये जरूरी है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। 10p10 की वैल्यू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे बोला गया है ऑल वॉवल्स आर टुगेदर। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अगर ऑल आईज आर टुगेदर, अगर वो फाइंड आउट करना हो तो उसमें हमने चारों आई को एक सिंगल लेटर मान लिया था। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, हमें बोला सारे वॉवल एक साथ आने चाहिए, तो सारे वॉवल्स को एक साथ रख के सिंगल लेटर मान लो। कौन कौन से वॉवल है? ई का यूज है, यू का यूज है, ए का यूज है, आई का यूज है, ओ का यूज है। ये पांचों वॉवल्स का यूज हो रहा है, इसको एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास है P, then we have R, then we have M, then we have 2 T's, and then we are having N and S. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लेटर वर्ड की तरह काउंट होगा। ठीक है, तो assuming all vowels as single letter, कॉमा टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? देखिए ये 8 लेटर का वर्ड है, अब तो 8 लेटर के वर्ड के लिए आप लगाएंगे 8p8 यानी कि 8 फैक्टोरियल, बट उसमें 2 टी है रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल। सिर्फ इतना ही करने से काम नहीं बनेगा बेटा। देखिए उन्होंने क्या वॉवल जो है एक साथ होने चाहिए, बट ऐसा तो नहीं बोला ना कि वॉवल इसी पोजीशन में होने चाहिए, ई के बाद यू, यू के बाद ए के बाद आई, आई के बाद ओ। ये वॉवल आपस में एक दूसरे के साथ तो पोजीशन से ये रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, तो अगर ये आपस में अरेंज करें तो ये 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर कितनी वे में अरेंज होंगे? 5p5 वेज में। देखिए रहेगा तो एक सिंगल लेटर की तरह ही, बट वॉवल को एक साथ रखने को बोला है, ये नहीं बोला कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही रहेंगे सारे वॉवल। तो इसलिए वॉवल्स आपस में अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, प्लेसेस रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो 5p5 वेज में ये इस तरह से वॉवल्स रिप्लेस हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन जो था मिसिसिपी वाला, उसमें हमने ये चीज क्यों नहीं करी? क्योंकि वहां पे जो ग्रुप ऑफ लेटर थे वो चारों सेम ही थे, आई 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 आई, चारों आई थे। तो अगर आप आईज को आपस में पोजीशन चेंज भी करेंगे तो स्पेलिंग तो चेंज नहीं होंगे यहां पे, बट स्पेलिंग चेंज हो जाएंगे। अगर आपने यू को पहले लिख दिया, ई को बाद में लिख दिया, तो स्पेलिंग तो चेंज हो जाएंगे पूरे वर्ड के। याद रखिए इस पूरे चैप्टर में जब भी हमें वर्ड बनाने होंगे तो वो विदाउट मीनिंग और विद मीनिंग वाले कंबाइंड ही बनाने होंगे। आप सिर्फ मीनिंग वाले वर्ड नहीं बना के दिखा सकते बेटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से सेकंड पार्ट हो जाएगा। चलिए अब थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है इनमें से सबसे ट्रिकी है। थर्ड पार्ट में हमारे से बोला गया है कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, यानी पी और एस कहीं पे भी हो उनके बीच में 4 लेटर्स का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पी को और एस को 4 लेटर्स के गैप पे फिक्स कर दूं, पी को फिक्स कर दिया, एस को भी फिक्स कर दिया, तो इसके अलावा बाकी के लेटर कौन कौन से? एक तो ई है, आर है, एम है, यू है, देन टी है, ए है, देन अगेन टी, आई, ओ, एन। तो पी और एस को अगर मैं 4 के गैप पे अरेंज कर दूं, फिक्स कर दूं, then still you are having 10 other letters which can be arranged.
P और S को अगर मैं छोड़ भी देता हूं तो बाकी के 10 लेटर तो अरेंज हो सकते हैं। तो यहां पे कीपिंग 4 लेटर्स गैप बिटवीन P एंड S, कॉमा, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। तो एक तो बेटा P और S को आपने क्योंकि फिक्स कर दिया तो उन्हें काउंट मत करिए, उनके अलावा यू कैन फाइंड देयर आर 10 अदर लेटर्स, वो 10 लेटर्स की अरेंजमेंट होती रहेगी। तो 10P10 अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों? बिकॉज देयर आर 2 T's ओवर हियर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि ये P और S जो है ये पहले P आएगा बाद में S आएगा, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला था स्टार्टिंग में P एंडिंग में S, यानी P पहले आना था S बाद में, बट यहां पे बोला है P और S के बीच में 4 लेटर का गैप हो। तो यानी इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है यहां पे S आ जाए और यहां पे P आ जाए, तो यानी P और S आपस में प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। अब आप बाकी के 10 लेटर्स को भूल जाओ, तो हाउ मेनी लेटर्स आर लेफ्ट? P और S बचे हैं, तो ये P और S आपस में 2P 2 वेज में अरेंज हो जाएंगे। ऑलराइट, अभी भी बात खत्म नहीं हुई। अब ये जो P और S है इनके बीच में 4 लेटर्स का गैप जो है वो नेसेसरी है, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ये एक स्टार्टिंग में ही रहे और एक आगे 6th प्लेस पे। ये आगे प्लेसेस भी तो चेंज कर सकते हैं। जैसे एक अरेंजमेंट तो यही है कि फर्स्ट और 6th, फर्स्ट पे और 6th पे, ये एक अरेंजमेंट है। इसके अलावा सेकंड अरेंजमेंट हो जाएगी 2nd और 7th प्लेस, थर्ड अरेंजमेंट हो जाएगी 3rd और 8th प्लेस, फोर्थ अरेंजमेंट हो जाएगी 4th प्लेस और 9th प्लेस, फिफ्थ अरेंजमेंट हो जाएगी 5th प्लेस और 10th प्लेस, 6th अरेंजमेंट होगी 6th प्लेस और 11th प्लेस, और 7th और लास्ट अरेंजमेंट होगी 7th प्लेस और 12th प्लेस। इसके आगे तो जा नहीं पाएगा। तो दैट मीन देयर आर 7 अदर अरेंजमेंट्स पॉसिबल। तो मैं एक 7 से भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये सारे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एफपीसी लगा रहे हैं। एफपीसी के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ऑफ वेज होते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें आप क्या करने वाले, 10 फैक्टोरियल, तो 10P10 जो है 10 फैक्टोरियल बनेगा, 2P2 जो है वो 2 फैक्टोरियल बनेगा। तो यहां पे 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो आपका फाइनल आंसर 7 इंटू 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की ये क्लास में जितने भी हमने परम्यूटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन किए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड परम्यूटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट, परम्यूटेशन कहां लगाना है और क्यों लगाना है, ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो डिफरेंस होता है वो भी क्लियर करवाऊंगा। सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।